कोमल सुर्ख जोड़े में अपने कमरे के कोने में बैठी थी। भारी दुपट्टे के नीचे झुका हुआ चेहरा, मेहंदी से सजे हाथ और कलाइयों में खनकती चूड़ियां इसके दिल की हालत से बिल्कुल बेखबर थी। ये वही कमरा था जहां कभी इसने बैठकर अपनी जिंदगी के ख्वाब सजाए थे, मगर आज इसी कमरे में दुल्हन बनकर बैठी हुई वो अपने नसीब का मातम कर रही थी। 3 साल पहले जिस शख्स की मोहब्बत पर इसे नाज था, इसी ने इसे सबके सामने इस तरह ठुकराया था कि कोमल के अंदर मोहब्बत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही थी। वो समझती थी कि वक्त के साथ जख्म भर जाएंगे, मगर आज वही शख्स 3 साल बाद इसकी जिंदगी में वापस आया था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार वो मोहब्बत का हाथ बढ़ाने नहीं बल्कि कर्ज की एक शर्त पूरी करने आया था। इसके बाप ने कारोबार डूबने से बचाने के लिए पाशा ग्रुप से 20 लाख रुपए लिए थे। रकम वापस करने की इस्तेताअत न रही तो जामिन पाशा ने एक ऐसा मुतालबा रख दिया जिसके आगे कोमल के माँ बाप बेबस हो गए। निकाह हो चुका था। कोमल अब इस शख्स की दूसरी बीवी थी, मगर दिल जानता था कि वो बीवी बनकर नहीं बल्कि एक कर्ज की कीमत बनकर इस घर से रुखसत होने वाली थी। इसे दरवाजे की ओर से बाहर झांका तो घर के सेर में स्याह लिबास में खड़े मुसल्ला गार्ड्स दिखाई दिए। पाशा ग्रुप की बारात में औरतों का नामो निशान नहीं था। चंद गाड़ियां, दर्जनों मर्द और हर चेहरे पर ऐसी सख्ती जैसे शादी नहीं, किसी सौदे की तकमील हो। कोमल ने फौरन नजरें झुका ली। इसे यूं लगा जैसे इसकी अपनी रुखसती भी इसकी मर्जी के बगैर इसके घर से छीन ली गई हो। वो अभी इसी कैफियत में बैठी थी कि दरवाजा खुला और नुसरत बेगम अंदर दाखिल हुई। माँ को देखते ही कोमल ने जल्दी से आंखों में उतरने वाले आंसू पलकों के पीछे छुपा लिए। नुसरत बेगम चंद लम्हे इसे देखती रही, फिर इसके करीब आकर इसके सर पर हाथ रखा। कोमल, तेरा शौहर रुखसती के लिए कह रहा है, तुम अपना जरूरी सामान आखिरी बार देख लो। जो चीज साथ ले जानी है ऐसे ठीक से बैग में रख लेना। मैं तब तक बाहर सबके लिए चाय का इंतजाम करती हूँ। चाय के बाद तुम्हारी रुखसती हो जाएगी। आखिरी जुमला कहते हुए इनकी आवाज लड़खड़ा गई। कोमल ने माँ के चेहरे की तरफ देखा जैसे इन आंखों में अपने लिए कोई ऐसा ख्वाब ढूंढ रही हो जो इसके दिल को मुतमईन कर सके। नुसरत बेगम ने नजरें चुरा ली। अपना ख्याल रखना बेटा। वो चंद लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, और अगर हो सके तो अपने माँ बाप को माफ कर देना। हमने तुम्हें किसी खुशी से नहीं बेचा कोमल, हम मजबूर थे। कोमल की जब्त का बंद टूटने को था, मगर इसने होंठ भींच लिए। अम्मी, आप ये मत कहें। मैं अगर आपकी सगी औलाद होती शायद आप ये सब ना होने देती। नुसरत बेगम की आंखें भर आईं। उन्होंने फौरन कोमल के चेहरे को दोनों हाथों में लिया। ऐसा मत कहो मेरी बच्ची। माँ से बढ़कर अपनी औलाद का दर्द कौन समझ सकता है, लेकिन तेरे अब्बा के पास कुछ नहीं बचा था। घर, कारोबार, इज्जत सब दांव पर लगा हुआ था। हम क्या करते? कोमल ने एक तल्ख मुस्कुराहट के साथ माँ के हाथ थाम लिए। आपको मुझे दे देना आसान लगा। नुसरत बेगम के लब कांपे मगर जवाब न दे सकी। इन्होंने बस इसके माथे को चूमा और जल्दी से कमरे से निकल गईं। दरवाजा बंद होते कोमल ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। चंद लम्हे खुद को संभालने के बाद वो उठकर बैग के पास जा बैठी। इसने एक एक चीज को हाथ लगाया जैसे हर चीज के साथ अपने पुराने घर की कोई याद भी समेट रही हो। अभी वो एक जोड़ा तय करके बैग में रख रही थी कि दरवाजा दोबारा खुला। इसके हाथ रुक गए। कोमल ने पलट कर देखा तो सफेद शलवार कमीज में जामिन पाशा दहलीज पर खड़ा था। इसके चेहरे पर ना शादी की खुशी थी, न किसी नई जिंदगी की उम्मीद, सिर्फ वही सर्द बेनियाजी थी जिससे कोमल 3 साल पहले वाकिफ हुई थी। ऐसे देखते कोमल की आंखें बेख्तियार नम हो गईं और वो सीधी खड़ी हो गई। जामिन आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इसके सामने आकर रुक गया। इसने कोमल को सर से पांव तक देखा और हल्की सी तंजिया मुस्कुराहट इसके होंठों पर आई। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें आज इस तरह देखकर। कोमल खामोश रही। जामिन ने चंद लम्हे से देखा, फिर सर्द लहजे में बोला, 3 साल पहले जिस लड़की ने मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाया था, आज वही मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी खड़ी है। जिंदगी भी अजीब तमाशा दिखाती है। कोमल के होंठ कब आए। आपको तमाशा ही लग रहा है ना, और क्या है? इसने बेनियाजी से जवाब दिया। लेकिन एक बात अपने जहन में अच्छी तरह बैठा लो कोमल,
इस शादी को देखकर ये खुशफहमी मत पालना कि मैं तुम्हें अपनी बीवी का मुकाम दूंगा। निकाह सिर्फ एक जरूरत पूरी करने के लिए हुआ है, मोहब्बत के लिए नहीं। कोमल ने आंखें उठाकर इसे देखा। मैंने आपसे मोहब्बत मांगी भी नहीं है। जामिन के चेहरे पर सख्ती आ गई। अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हें वो दूंगा भी नहीं। इसने जेब से एक छोटा सा पैकेट निकाला और इसकी तरह बढ़ा दिया। कोमल ने हैरत से इसे देखा। ये क्या है? वो चीज जो तुम्हें आज रात इस्तेमाल करनी होगी। कोमल का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। इसने पैकेट हाथ में तो ले लिया, मगर उंगलियां कांप रही थी। जामे ने नजरें इसके चेहरे पर गाड़ दी। मैं तुमसे किसी किस्म की औलाद नहीं चाहता। मुझे अपनी जिंदगी में किसी ऐसे रिश्ते की जरूरत नहीं जिसे मैं निभाना ही न चाहूं। मेरी बात समझ आ रही है? कोमल ने बामुश्किल सर उठाया। आंसू उसके गाल पर बह चुके थे। आपने मुझे कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जामिन की आंखों में गुस्सा उतर आया। और तुमने मुझे कभी धोखा देने की कोशिश नहीं की थी। कोमल जैसे पत्थर की हो गई। धोखा? इसने भरी हुई आवाज में कहा। आपने मुझे छोड़ा था जामिन। मैंने आपको नहीं छोड़ा था। 3 साल पहले आपने खुद मेरा हाथ झटक कर कहा था कि मैं आपके काबिल नहीं। आज अगर हालात ने मुझे आपके सामने ला खड़ा किया तो इसका इल्जाम भी मेरे सर पर मत रखें। अगले लम्हे जामिन ने इसका जबड़ा सख्ती से थाम लिया। कोमल की आंखों से खौफ छलक उठा। ये आंखें, इसकी आवाज गुस्से से भारी हो गई। आइंदा मेरे सामने मत उठाना। मुझे अपनी माजी की कोई बात याद दिलाने की कोशिश मत करना। 3 साल पहले जो हुआ मैं नहीं भूला, और तुम भी मत भूलना कि तुम इस घर में किस हैसियत से आ रहे हो। कोमल ने इसका हाथ हटाने की कोशिश की, मगर इसकी गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। मेरी बात अच्छी तरह सुन लो कोमल। तुम मेरी बीवी कहलाओगी, मगर मेरी बीवी का मुकाम तुम्हें नहीं मिलेगा। अपनी हद में रहना। इसने झटके से इसका चेहरा छोड़ दिया। कोमल लड़खड़ा कर एक कदम पीछे हुई। जामिन पलटा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। चंद कदम चलने के बाद वो रुका, मगर पीछे मुड़कर ना देखा। और हाँ, इसकी आवाज दोबारा सुनाई दी। आज रात मुझे किसी किस्म की जिद या जज्बाती ड्रामे की जरूरत नहीं है। जो कहा है वही करना। दरवाजा बंद हो गया। कोमल चंद लम्हे इसी जगह खड़ी रही। फिर इसकी उंगलियों से वो पैकेट छूट कर फर्श पर जा गिरा। इसने इसे देखा, फिर दरवाजे को, जैसे यकीन ही ना आ रहा हो कि 3 साल बाद जिस शख्स की वापसी कभी इसके दिल में एक अधूरी उम्मीद जगा सकती थी, वो आज इसे अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ समझ कर ले जाने आया था। कोमल आहिस्ता से फर्श पर बैठ गई, घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे और अपना चेहरा इनमें छुपा लिया था। इस बार इसके आंसुओं को रोकने वाला कोई नहीं था। इसकी सिसकी कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आई थी। कुछ मोहब्बतें खत्म नहीं होती, वो सिर्फ नफरत का लिबास पहन लेती हैं। कुछ देर बाद रुखसती हो गई थी। गाड़ी पाशा मेंशन के वसी आहनी दरवाजे से अंदर दाखिल हुई तो कोमल ने बेख्तियार अपनी उंगलियां आपस में भींच लीं। ये वो घर था जहां से अब इसे अपनी बाकी जिंदगी का आगाज करना था, मगर दिल के किसी कोने में इसे पहले मालूम था कि यहाँ इसके लिए इस्तकबाल नहीं, सिर्फ एक नई आजमाइश मुंतजर है। जामिन गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ा और कोमल भी अपने दुपट्टे को संभालती हुई इसके पीछे चल पड़ी। अभी वो दोनों मरकजी दरवाजे तक पहुंच रही थी कि अंदर से एक औरत तेजी से निकली। इसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वो चंद कदम आगे बढ़ी और कोमल को देखते ही इसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। खबरदार जामिन, जो तुमने इस लड़की को इस घर के अंदर कदम रखने दिया तो मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। कोमल वहीं ठिठक गई। इसके कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। इसने सहमी हुई नजरों से जामिन को देखा, मगर जामिन के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं आई। वो सीने पर दोनों हाथ बांधे नौशीन के सामने खड़ा इसे देख रहा था। ये तमाशा क्यों लगा रही हो नौशीन? इसके लहजे में ऐसी सख्ती थी कि कोमल ने भी बेख्तियार नजरें झुका ली। नौशीन की आंखों में आंसू आ गए। तमाशा? आपको ये सब तमाशा लग रहा है? आप एक औरत को मेरे घर में अपनी दूसरी बीवी की हैसियत से मेरे घर में लाकर खड़ा करें और मैं खामोश रहूं? जामिन ने सर्द नजरों से इसे देखा। मैंने तुम्हें पहले बता दिया था कि मैं हर कीमत पर दूसरी शादी करूंगा। तुम्हें यह भी मालूम था कि ये शादी हमारी शादी से पहले मेरे फैसलों का हिस्सा थी। फिर आज ये शोर क्यों? नौशीन का चेहरा गुस्से और दुख से सुर्ख हो गया। हाँ, आपने कहा था और मैंने इस वक्त आपको इजाजत भी दे दी थी, क्योंकि मैं जज्बात में थी। मुझे लगा था शायद आप मुझे इतनी अहमियत देते हैं कि मेरे सामने किसी दूसरी औरत को इस तरह नहीं लाएंगे, मगर आपने क्या किया? मेरी आंखों के सामने से ले गए।
जामिन के माथे पर शिकन उभर आई। नौशीन, घर में इतने लोग मौजूद हैं, तुम्हारा ये तमाशा सब देख रहे हैं। अपनी आवाज नीचे करो, मुझे लोगों की परवाह नहीं है। नौशीन तकरीबन चीख पड़ी। मुझे सिर्फ ये परवाह है कि आपने मेरे साथ क्या की है। आपने ये हरकत करने से पहले एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा कि आपकी बीवी पर क्या गुजरेगी। कोमल का दिल मजीद डूब गया। वो जानती थी कि नौशीन का गुस्सा इस पर है, मगर इस गुस्से में खुद को कसूरवार समझने की कोई वजह भी नहीं थी। फिर भी इस घर में खड़ी होकर ऐसे यूं महसूस हो रहा था जैसे वो किसी का हक छीन कर आई हो। जामिन ने गहरी सांस ली और कदरे धीमी आवाज में कहा, अपने कमरे में जाओ नौशीन, मैं वहीं आकर तुमसे बात करता हूँ। नौशीन ने फौरन इनकार में सर हिलाया। नहीं, बात यहीं हो गई। अगर आज फैसला होना है तो सबके सामने होगा। या तो इस मेंशन में मैं रहूंगी या फिर ये लड़की। कोमल के दिल ने एक लम्हे को जैसे धड़कना छोड़ दिया। इसने बेख्तियार जामिन की तरफ देखा। शायद इसके दिल में एक नन्ही सी उम्मीद जागी थी कि शायद वो इसे वापस भेज देगा, शायद ये जिल्लत यहीं खत्म हो जाएगी। मगर जामिन ने नौशीन की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम दोनों रहोगी, ये मेरा फैसला है। नौशीन की आंखों से आंसू बह निकले। तो फिर मेरे लिए आपके दिल में कुछ भी नहीं बचा। जामिन के चेहरे पर सख्ती और बढ़ गई। मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं नौशीन, मुझे मजबूर मत करो कि मैं वो कदम उठाऊं जो शायद तुम खुद भी नहीं चाहती। नौशीन चंद लम्हे से देखती रही, फिर जामिन की आवाज पहले से ज्यादा सर्द हो गई। और अगर तुमने मजीद छोड़ किया नौशीन, तो मैं इसी वक्त तुम्हें तलाक दे दूंगा। फिर जिसके सामने चाहो ये तमाशा करती रहना। कोमल का सांस रुक गया। नौशीन के चेहरे से जैसे सारा गुस्सा एक लम्हे में उतर गया। वो खामोशी से जामिन को देखती रही, फिर इसकी नजरें आहिस्ता आहिस्ता कोमल पर जा ठहरी। इस निगाह में गुस्सा भी था, शिकस्त भी, और ऐसा दर्द भी जिसे कोमल समझ सकती थी। नौशीन ने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की, मगर आंसू रुकने की बजाय मजीद बह निकले। वो कुछ कहे बगैर पलटी और तेजी से अपने कमरे की तरफ चली गई। दरवाजे तक पहुंचकर इसने एक लम्हे के लिए पलटकर कोमल को देखा। कोमल ने फौरन नजरें झुका ली। इसे इस औरत की आंखों में अपने लिए नफरत से ज्यादा अपना ही अक्स दिखाई दे रहा था। एक ऐसी औरत जो अपने शौहर के फैसले के सामने बेबस खड़ी थी। नौशीन के चले जाने के बाद हॉल में अजीब सी खामोशी छा गई। जामिन ने एक नजर कोमल पर डाली। वो अब भी अपनी जगह खड़ी थी, हाथों की उंगलियां आपस में उलझी हुई और चेहरा खौफ से जर्द। जामिन इसके करीब आया और मुख्तसर लहजे में बोला, चलो। कोमल ने धीरे से सर उठाया। कहाँ? जामिन ने इसे एक नजर देखा, तुम्हारे कमरे में। वो आगे बढ़ गया। कोमल ने चलमे से जाते देखा, फिर अपने कदम उठा दिए। इसके लिए मेंशन सिर्फ एक नया घर नहीं था, ये एक ऐसी जगह थी जहां पहले कदम पर इसे एहसास हो गया था कि यहाँ हर शख्स अपने अपने जख्म लिए बैठा है, और शायद सबसे ज्यादा जख्मी वो खुद होने वाली है। कमरे में दाखिल होते जामिन ने पीछे मुड़कर दरवाजा बंद कर दिया। कोमल चंद कदम के फासले पर खड़ी रही। इसके हाथ अभी तक अपने दुपट्टे के किनारों में उलझे हुए थे। जामिन ने पलटकर इसे देखा और बेतासुर लहजे में बोला, जो पैकेट मैंने तुम्हें दिया था, इसे लेकर वॉशरूम जाओ। जो चीज इसमें है वो पहनकर वापस आओ। कोमल के चेहरे पर खौफ की एक लहर दौड़ गई। मैं वो पैकेट घर छोड़ आई हूँ। जामिन के माथे पर बल पड़ गए। क्या? मैं जानबूझकर नहीं लाई हूँ, इसने धीमी आवाज में कहा, और वैसे भी मैं अभी इन सब चीजों के लिए तैयार नहीं हूँ। जामिन चंद लम्हे से देखता रहा, फिर इसके करीब आकर रुक गया। तुम्हें शायद अभी तक समझ नहीं आया कि मैं तुम्हें यहाँ किस लिए लाया हूँ। कोमल ने आंखें उठाई। समझ आ गए, इसलिए तो डर रही हूँ। जामिन ने इसका बाजू पकड़ लिया। मैं तुम्हारे सामने मोहब्बत का इजहार करने नहीं आया कोमल, मुझे सुकून चाहिए, और वो सुकून मैं तुमसे लूंगा, इसलिए जिद मत करो। इसकी गिरफ्त से कोमल की आंखों में आंसू आ गए। आपकी पहली बीवी खूबसूरत है, जवान है, आपसे मोहब्बत करती है, फिर आपने दूसरी शादी क्यों की? इसे पागल बना रहे हैं आप जामिन साहब। जामिन का चेहरा सख्त हो गया। मेरी शादी और मेरे घर के फैसलों पर सवाल करने का हक मैंने तुम्हें नहीं दिया। कोमल ने अपने बाजों को इसकी गिरफ्त से छुड़ाने की कोशिश की। हक? आपने तो मेरा पूरा इख्तियार ही छीन लिया। मगर एक सवाल का जवाब तो दें। अगर आपको मुझसे इतनी नफरत थी, अगर आपको आज भी मुझसे से बदला लेना था, तो 3 साल पहले मुझे छोड़ा क्यों था? मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था। जामिन की आवाज कमरे में गूंजी। तुमने मुझे मजबूर किया था। कोमल जैसे साकित रह गई। मैंने? इसकी आवाज में हैरत से ज्यादा दुख था।
کیا مجبور کیا تھا میں نے؟ جھوٹ مت بولیں زامن، آپ نے خود میرا ہاتھ چھوڑا تھا، آپ نے خود کہا تھا کہ میں آپ کے قابل نہیں، پھر آج آپ میرے سر الزام کیوں ڈال رہے ہیں؟ زامن نے غصے سے رخ موڑ لیا۔ کومل کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ آپ نے نوشین کی زندگی بھی برباد کر دی، وہ عورت آپ سے محبت کرتی ہے اور آپ اسے سزا دے رہے ہیں، آپ میری زندگی بھی۔ وہ جملہ مکمل نہ کر سکی اور بات کاٹ کر بولی، اتنی بے فکر ہے تو اس کے دکھ کی تو 20 لاکھ روپے ادا کرو، یہاں سے چلی جاؤ۔ کومل کی پلکیں جھک گئی۔ میرے پاس نہیں ہے۔ پھر حقیقت قبول کرو، اس کا لہجہ سر تھا، تمہارے باپ نے رقم لی تھی اور اب اس کی قیمت تم ادا کر رہی ہو، اس لیے مجھ سے وہ چیزیں مت مانگو جو میں نے تمہیں دینا ہی نہیں چاہتا۔ کومل نے کانپتی آواز میں کہا، انسان کی قیمت رقم سے نہیں لگتی زامن صاحب۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا تو کومل فوراً پیچھے ہٹی۔ میرے قریب مت آئے، میں نے کہا نا، میں بھی اس سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ زامن نے ہاتھ بڑھایا تھا کہ اچانک دروازہ زور سے کھلا، دونوں چونک کر پلٹے۔ نوشین دہلیز پر کھڑی تھی، اس کے ہاتھ میں چھڑی تھی اور چہرہ آنسوں سے بھیگا ہوا تھا۔ زامن کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ نوشین، یہ کیا بدتمیزی ہے، ہاتھ میں کیا لے کر گھوم رہی ہو؟ نوشین نے چھڑی مضبوطی سے تھام لی۔ بدتمیزی؟ یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے زامن، اپنے گھر میں آنے کے لیے مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے۔ چھڑی نیچے کرو ابھی۔ نہیں، اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ اگر آپ ابھی میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ کومل کے قدم وہیں رک گئے۔ زامن نرمی سے بولا، نوشین ہوش میں آؤ، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کر رہی ہو؟ ہاتھ نیچے کرو، تمہیں چوٹ لگ جائے گی۔ نوشین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ کو میری فکر اب ہو رہی ہے؟ جب آپ اسے میرے گھر، میرے کمرے کے قریب، میری زندگی کے بیچ میں لا کر کھڑا کر رہے تھے، تب کہاں تھی یہ فکر؟ نوشین، میری بات سنو۔ نہیں، آج آپ میری بات سنیں گے۔ وہ کانپتی آواز میں بولی، آپ میرے شوہر ہیں، میں نے آپ کو حاصل کرنے کے لیے بہت کچھ برداشت کی ہے، اتنی آسانی سے آپ کو کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو میں اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ زامن چلا میں اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ اس کے قریب گیا۔ بس اب ایک لفظ بھی نہیں، چھڑی مجھے دو۔ نوشین نے ہاتھ پیچھے کر لیا، پہلے میرے ساتھ چلیں۔ زامن نے کومل کی طرف ایک سخت نظر ڈالی، پھر نوشین کے سامنے رک گیا۔ چلو۔ نوشین نے جیسے یقین کرنے کے لیے اس کا چہرہ دیکھا، سچ؟ ہاں چلو۔ وہ دروازے کی طرف مڑا، نوشین اس کے پیچھے چل پڑی، مگر جاتے جاتے اس نے کومل کی طرف ایسی نگاہ ڈالی جس میں نفرت، خوف اور شکست تینوں شامل تھے۔ دروازہ بند ہوا تو وہ کومل کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی۔ اس رات پہلی بار اسے سمجھ آیا تھا کہ اس گھر میں سے وہی قید نہیں تھی، اس مینشن کی ہر دیوار کے پیچھے کسی نہ کسی کا اپنا دکھ دفن تھا اور راز بھی۔ اس کے مطابق 3 سال پہلے زامن نے اسے نوشین سے شادی کرنے کی وجہ سے چھوڑ دیا تھا، لیکن زامن کے مطابق اس نے اسے چھوڑا نہیں تھا بلکہ چھوڑنے پر اسے مجبور کیا گیا تھا۔ یہ بات اسے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اور وہ اس کی تہہ تک جانے کو تیار تھی۔ رات کومل کی آنکھوں سے وہ جیسے نیند کا حق ہی چھین کر لی گئی تھی۔ وہ پوری رات کبھی کروٹ بدلتی رہی، کبھی چھت کو دیکھتی رہی اور کبھی آنکھیں بند کر کے خود کو یقین دلاتی رہی تھی۔ شاید صبح ہوتے سب کچھ آسان لگنے لگے، مگر صبح آ گئی تھی اور اس کے اندر کی گھٹن ویسی تھی۔ وہ بیڈ کے کنارے پر سمٹی ہوئی اپنے ہاتھوں میں سجی مہندی کو دیکھ رہی تھی جس کا رنگ گہرا ہو چکا تھا، مگر اس رنگ میں اسے شادی کی خوشی نہیں، ایک ایسی زندگی کی ابتدا دکھائی دے رہی تھی جس کے لیے اس نے کبھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی تو وہ چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اجازت ملنے سے پہلے ہی ایک ملازمہ اندر داخل ہوئی اور ادب سے سر جھکا کر بولی، بیگم صاحبہ، زامن صاحب نے آپ کو نیچے بلایا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آج سے آپ ہی ان کے لیے ناشتہ تیار کریں گی۔ کومل نے چلنا میں اسے خالی نظروں سے دیکھا، پھر اپنے لباس کی طرف اشارہ کیا۔ میرا سامان ابھی تک یہاں نہیں پہنچا ہے، کہ آپ مجھے کچھ کپڑے بھجوا سکتی ہیں؟ میں لباس بدلنا چاہتی ہوں۔ ملازمہ نے قدر جھجکتے ہوئے کہا، بیگم صاحبہ، سامان آنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے، بہتر ہوگا آپ فی الحال اسی لباس میں نیچے آ جائیں۔ زامن صاحب انتظار کریں۔ کومل نے بے اختیار اپنے لہنگے کی طرف دیکھا۔ رات بھر کا سفر، آنکھوں کی تھکن اور دل کا بوجھ اس بھاری لباس سے کئی زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔
मगर इसके पास इनकार का इख्तियार कहाँ था। इसने खामोशी से दुपट्टा दुरुस्त किया और मुलाजमा के पीछे चल पड़ी। डाइनिंग हॉल में दाखिल होते इसके कदम ठिठक गए। मेज के गिर्द जामिन अपनी फैमिली के साथ बैठा था। कोमल ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम। सबकी नजरें बेवक्त इसकी तरफ उठ गईं। चंद लम्हों की खामोशी के बाद शुमाइल साहब ने इसे ऊपर से नीचे तक देखा और कदर नागवारी से बोले, वालेकुम अस्सलाम। लड़की, आपके पास कपड़े नहीं है क्या जो अभी तक शादी का लहंगा पहने घूम रही हैं? हमारे घर के भी कुछ असूल हैं। फिर इन्होंने जामिन की तरफ देखा। जामिन, तुमने इन्हें कुछ बताया नहीं? जामिन ने बेनियाजी से नाश्ता छोड़कर कोमल की तरफ देखा। बाबा, इसका सामान अभी नहीं आया होगा, मैं कपड़ों का इंतजाम करवा दूंगा। फिर इसकी निगाह कोमल पर ठहर गई। तुम इधर आओ। कोमल आहिस्ता से आगे बढ़ी। जी, आज से मेरा नाश्ता तुम बनाओगी। जाओ किचन में जाकर मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। कोमल ने चंद लम्हे से देखा, फिर खामोशी से सर हिला दिया। जी। वो पलटी और किचन की तरफ बढ़ गई। दरवाजे से बाहर निकलते ही इसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हर लड़की की तरह इसने भी कभी अपनी शादी की अगली सुबह के ख्वाब देखे थे कि ससुराल में पहली सुबह ऐसे सब प्यार से जगाएंगे, रस्म के तौर पर रसोई में ले जाया जाएगा, कोई हंसते हुए इसके हाथ में चम्मच थमाएगा और वो झिझकते हुए पहली बार सबके लिए कुछ बनाएगी। मगर इसकी पहली सुबह में न अपनाइयत थी, न मुस्कुराहट, न किसी की दुआएं। वो एक अजनबी घर के किचन में खड़ी थी, सिर्फ इसलिए कि इसका शौहर हुक्म दे चुका था। इसने आंखों से आंसू पोंछे और खुद को संभालने की कोशिश की। अभी वो चूल्हे के सामने खड़ी सोच रही थी कि इसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस हुई। इसने पलट कर देखा तो जामिन खड़ा था। क्या हुआ? वो चौंकी। जामिन ने कुर्सी खींचकर बैठते हुए सर्द लहजे में कहा, पूछोगी नहीं कि मैं नाश्ते में क्या खाऊंगा? कोमल की आंखों में जमा आंसू फिर से झलक गए। इसने फौरन चेहरा दूसरी तरफ किया और चूल्हे की तरफ बढ़ गई। आप जो खाते हैं बना दूंगी। जामिन की निगाह इसके चेहरे पर ठहर गई। मैंने तुम्हें मारा है क्या जो सुबह सुबह रो रही हो? कोमल ने होंठ भींच लिए। मुझे परेशान मत करें, मैं आपके लिए नाश्ता बना रही हूँ। फिर क्यों तंग कर रहे हैं? जामिन की आवाज में आहिस्तगी आ गई। नहुसत फैलाकर मेरे लिए नाश्ता मत बनाओ। मेरे दिन का आगाज खराब हो जाए तो पूरा दिन खराब गुजरता है। जाओ अपने कमरे में जाओ, मुझे तुम्हारा बनाया वक्त कुछ नहीं चाहिए। कोमल चंद लम्हे साकित खड़ी रही। फिर इसने धीरे से चूल्हा बंद किया और इसकी तरफ देखा। आंखें नम थी, मगर इस बार आवाज में अजीब सा यकीन था। बहुत जल्द आपके सामने पूरी सच्चाई आ जाएगी जामिन साहब। फिर आपको एहसास होगा कि 3 साल पहले आपने कितनी बड़ी गलती की थी और आज भी आप मेरे साथ जो कर रहे हैं वो भी गलत है। जामिन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए कुछ बदला, मगर अगले पल इसने तल्खी से कहा, आज भी तुम्हारी जुबान कैंची की तरह चलती है, लेकिन याद रखो 20 लाख रुपए के बदले में मैं तुम्हें अपने घर में लाया हूं। मेरे सामने इस लहजे में बात करोगी तो अच्छा नहीं होगा। कोमल की पलकें लर्जी। इसने चंद लम्हे से देखा जैसे कुछ कहना चाहती हो। फिर इसने आंसुओं को रोकने के लिए आंखें मीच लीं। आप जो समझना चाहते हैं समझते रहें, एक दिन हकीकत खुद आपके सामने खड़ी होगी। ये कहकर वो पलट गई। जामिन इसे जाते देखता रहा। कोमल के कदम भारी थे, मगर वो एक बार भी पीछे नहीं मुड़ी थी। दरवाजे से बाहर निकलने के बाद इसने अपने आंसू पोंछे और तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। जामिन की निगाह कुछ देर तक इससे खाली दरवाजे पर जमी रही। ऐसे खुद समझ नहीं आया था कि कोमल की आंखों में ठहरे वो आंसू इसे क्यों अच्छे नहीं लगे थे, मगर इसने फौरन अपने जहन से इस ख्याल को झटक दिया। ये औरत, इसने जेरे लब कहा, मेरे दिल में दोबारा कोई जगह नहीं बना सकती। मगर दिल हमेशा जुबान के फैसले कहाँ मानता है। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता जा रहा था। दोपहर 1 बजे। कोमल अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी, मगर इसकी नजरें एक मंजर पर नहीं ठहरी हुई थी। सुबह से दिल में अजीब सी बेचैनी थी और शादी का भारी लहंगा अब इसे अपने वजूद पर बोझ महसूस हो रहा था। वो भी अपने दुपट्टे के पल्लू को उंगलियों में लपेट रही थी कि अचानक दरवाजा खुला और नौशीन अंदर दाखिल हुई। कोमल फौरन उठकर खड़ी हो गई। अस्सलाम वालेकुम, इसने धीमी आवाज में कहा, मगर नौशीन ने जवाब देने के बजाय तेजी से इसके करीब आकर बिना किसी तमहीद के इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। कोमल का चेहरा एक तरफ झुक गया।
चला में वो साकित खड़ी रही, जैसे इसे यकीन ना आया हो कि अभी क्या हुआ है। फिर इसने आहिस्ता से हाथ अपने गाल पर रखा और नम आंखों से नौशीन को देखा। नौशीन गुस्से से कांप रही थी। क्या समझती हो तुम अपने आप को? निकाह करके इस घर में आ गई हो तो अब यहाँ तुम्हारी हुकूमत चलेगी। याद रखो, इस घर की मालकिन मैं हूँ, जामिन पाशा की पहली बीवी, और वो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। कल रात तुमने अपनी आंखों से देख लिया होगा, मैंने से वो अपनी कलाई पर छुरी रखी थी और वो सब कुछ छोड़कर मेरे साथ चले गए। पूरी रात मेरे पास रहे, तुम वहां अकेली बैठी रह गई अपनी नाम नेहात इज़्दवाजी कुर्बत के इंतजार में। कोमल के गले में कुछ अटका, मगर इसने जवाब न दिया। नौशीन इसके मजीद करीब हुई। एक बात अच्छी तरह अपने दिमाग में बिठा लो लड़की, तुम इस घर में बीवी बनकर नहीं आई। तुम्हारी हैसियत एक मुलाजमा से ज्यादा नहीं, बल्कि इससे भी कम है। तुम सिर्फ जामिन की रखेल हो, इससे ज्यादा कोई औकात नहीं तुम्हारी। अपनी हद में रहना, वरना मैं ऐसा हशर करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखोगी। कोमल ने चंद लम्हे सर झुकाए रखा, आंसू पलकों पर आकर ठहर गए थे। फिर इसने इन्हें उंगली से साफ किया और पहली बार मजबूत नजरों से नौशीन की तरफ देखा। अगर आपको अपने शौहर की मोहब्बत पर इतना घमंड है तो फिर मुझे ये सब बावर करवाने क्यों आए हैं? नौशीन एक लम्हे को साकित रह गई। क्या कहा तुमने? कोमल ने लहजा मजीद बुलंद नहीं किया, मगर इसके अल्फाज में पहली बार कमजोरी नहीं थी। मैंने सिर्फ इतना कहा है, अगर जामिन साहब वाकई आपसे इतनी मोहब्बत करते हैं तो आपको मुझसे मुकाबला करने की जरूरत नहीं। जिसे अपने रिश्ते पर यकीन हो वो किसी दूसरी औरत को अपनी मोहब्बत के किस्से सुनाकर खुद को बड़ा साबित नहीं करता। नौशीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। कोमल ने एक कदम पीछे हटकर अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। मैं अपनी जुबान संभाल कर ही बात कर रही हूँ। बेहतर होगा आप अपनी जुबान के साथ अपने हाथ भी संभाल कर रखें, क्योंकि मेरे पास भी हाथ हैं और जुबान भी। नौशीन ने हैरत से देखा। कोमल की आवाज में अब लर्जिश नहीं थी। और एक बात याद रखिए, अगर किसी ने मुझे खरीदा है तो वो जामिन पाशा है, आप नहीं, और ना ही इस घर का कोई दूसरा फर्द। इसलिए मुझे बदतमीजी करने पर मजबूर मत करें। आज तक मैंने सर झुकाकर जिंदगी नहीं गुजारी। हालात ने मुझे खामोश जरूर की है, मगर मेरी इज्जत नफ्स मुझसे नहीं छीनी। मैं आगे भी सर उठाकर जीऊंगी। नौशीन गुस्से से इसके करीब बढ़ी, मगर कोमल अपनी जगह खड़ी रही। तुम्हें बहुत गरूर है अपने चंद लफ्जों पर। गरूर नहीं, खुददारी है। फर्क आपको शायद अभी समझ ना आए। कोमल ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब आप जाएं, ये मेरा कमरा है। इसकी हुदूद में दाखिल होने से पहले आइंदा मुझसे इजाजत लीजिएगा। नौशीन की आंखों में आग उतर आई। तुम्हें तो मैं देख लूंगी कोमल, ऐसा जलील करके इस घर से निकालूंगी कि तुम्हारे 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वो पलटी और गुस्से से दरवाजा बंद करके बाहर निकली। कोमल चंद में वहीं खड़ी रही, फिर एक थकी हुई सांस लेकर सर झटका और दोबारा बेड पर बैठ गई। गाल पर थप्पड़ की जलन अभी बाकी थी, मगर इससे ज्यादा दिल में एक और एहसास जाग चुका था। इसे अब समझ आ गया था कि इस घर में जिंदा रहने के लिए इसे सिर्फ आंसू नहीं, हौसला भी चाहिए होगा, और वो हर जंग लड़ने को तैयार थी। वक्त आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता जा रहा था। शाम की स्याही चारों जाने फैल चुकी थी। कोमल अपने कमरे में खामोश बैठी थी कि अचानक बाहर से जामिन की भारी आवाज सुनाई दी। कोमल, बाहर आओ। वो चौंक गई। अभी कुछ देर पहले मुलाजमा इसके कपड़े देकर गई थी और इसने शादी का लहंगा उतार कर सादा लिबास पहन लिया था। इसने जल्दी से दुपट्टा संभाला और दरवाजा खोलकर बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए इसकी नजर लाउंज में पड़ी तो कदम एक लम्हे को रुक गए। नौशीन जामिन के गले से लगी बुरी तरह रो रही थी और जामिन इसे खामोश कराने की कोशिश कर रहा था। कोमल के दिल ने वहीं एक बोझल सांस ली। इसे समझ आ गया कि अब इस घर में एक और इल्जाम इसका मुंतजर है। वो आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। जामिन ने इसे देखते नौशीन को अपने से अलग किया और गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई नौशीन पर हाथ उठाने की और इसे बुरा भला कहने की? कोमल के कदम रुक गए। मैंने हाथ उठाया? हाँ, जामिन की आवाज बुलंद हुई। और शायद तुम भूल रही हो
کہ तुम्हारी हैसियत क्या है। इस घर में नौशीन की तुमसे कई ज्यादा हैसियत है। वो मेरी बीवी है, इस घर की इज्जत है। और तुम? वो लम्हा भर रुका, फिर सर्द लहजे में बोला, तुम यहाँ सिर्फ एक मुलाजमा की हैसियत रखती हो। कोमल के चेहरे पर दुख उभरा, मगर इसने नजरें नहीं झुकाई। आपको वाकई लगता है कि मैं किसी पर हाथ उठा सकती हूँ? जामिन खामोश रहा। कोमल ने इसकी तरफ एक कदम बढ़ाया। 3 साल का फासला जरूर आया हमारे दरमियान जामिन, लेकिन क्या इतना आ गया है कि आप मुझे पहचानना भूल गए हैं? क्या आप वाकई ऐसा सोच सकते हैं कि मैं किसी औरत पर हाथ उठाऊंगी, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो आपकी पहली बीवी है? जामिन के होंठों पर आने वाला सख्त जवाब रुक गया। कोमल की आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ एक ऐसी टूट फूट थी जिसने इसके दिल में छुपी तकलीफ को लफ्ज दिए थे। आपने आज तक मेरे बारे में जो सोचना था सोचा, लेकिन कम अज कम मेरे किरदार को तो जानते थे। या शायद 3 साल पहले आपने मेरे बारे में सब कुछ भुला दिया था। जामिन की निगाहें पहली बार गौर से इसके चेहरे पर गईं। वो जैसे अचानक किसी ऐसी चीज से टकरा गया जिसे देखने से वो अब तक खुद को रोक रहा था। कोमल के दाएं गाल पर हल्का सा सुर्ख निशान मौजूद था। थप्पड़ का निशान अभी पूरी तरह मिटा नहीं था। जामिन की नजरें चंद लम्हे वहीं ठहर गईं। इसके अंदर कुछ तेजी से खींचा। इसने फौरन नौशीन की तरफ देखा। नौशीन ने आंसू पूंछते हुए नजरें छुड़ा ली। जामिन के दिल ने एक लम्हे के लिए से झाड़ने को कहा, पूछने को कहा कि कोमल के चेहरे पर ये निशान कैसे आया, मगर अगले लम्हे इसने अपने अंदर उठती बेचैनी को सख्ती से दबा दिया। वो कोमल की तरफ मतवज्जो हुआ। एक बात अच्छी तरह अपने जहन में बिठा लो कोमल, मेरे घर में किसी किस्म का तमाशा बर्दाश्त नहीं होगा। तुम्हें यहाँ सुकून से रहना है तो ईमानदारी से रहो, वरना। वो एक कदम इसकी तरफ बढ़ा, मैं तुम्हारे बाप को भी नहीं छोड़ूंगा। कोमल की आंखों में दुख उभरा। आप हर बात में मेरे बाप को क्यों ले आते हैं? क्योंकि तुम्हें वही चीज समझ आती है। जामिन का लहजा बेरहम था। तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को ये नहीं भूलना चाहिए कि तुम यहाँ किस वजह से आई हो। अगर तुमने नौशीन या घर के किसी फर्द के साथ दोबारा कोई मसला पैदा किया तो फिर मैं तुम्हें ऐसा जवाब दूंगा जिसका तुमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। कोमल चंद लम्हे से देखती रही, फिर इसकी नजर नौशीन पर गई। वो खामोश खड़ी थी, मगर आंखों में एक अजीब सी फतह छुपी हुई थी। कोमल ने कुछ कहने की बजाय से वे गहरी सांस ली। मैंने किसी पर हाथ नहीं उठाया जामिन, लेकिन अगर आपको मेरी हर बात से पहले ही झूठ की बू आती है तो मैं आपको बेकसूर साबित करने की कोशिश नहीं करूंगी। वक्त खुद सा बता देगा। जामिन ने सख्त नजरों से इसे देखा। अब जाओ। कोमल ने सर उठाया। जी। वो पलटी, मगर जाने से पहले एक लम्हे के लिए नौशीन की तरफ देखा। इस नजर में ना नफरत थी न शिकायत, सिर्फ थकन थी। फिर वो खामोशी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। जामिन की नजरें बेख्तियार इसके पीछे चलती रहीं। जब तक कोमल ऊपर जाकर नजरों से ओझल नहीं होगी वो वहीं खड़ा रहा। इससे खुद समझ नहीं आ रहा था कि इसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों उतर आई है। कोमल के गाल पर वो सुर्ख निशान बार बार इसकी आंखों के सामने आ रहा था, और इसकी नम आंखें जैसे खामोशी से इससे कोई सवाल कर रही हूँ। जामिन ने पलकें झपक कर इस ख्याल को झटकना चाहा, मगर इस बार दिल ने इसका साथ नहीं दिया था। रात गहरी होती जा रही थी। कोमल रात का खाना खाए बगैर ही सो गई थी। पिछली रात की जागती हुई आंखें और दिन भर के तल्ख वाकयात ने इसे इस कदर निढाल कर दिया था कि सर तकिए पर रखते नींद ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसे अंदाजा भी नहीं हुआ कि रात कितनी गुजर चुकी है। कब कमरे का दरवाजा खुला और कब जामिन पाशा अंदर दाखिल हुआ। वो चंद लम्हे दरवाजे के पास खड़ा इसे देखता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बेड के करीब आया और बैठ गया। कोमल गहरी नींद में थी। नींद में भी इसके चेहरे पर थकन साफ दिखाई दे रही थी, और दाएं गाल पर पड़ा हल्का सा निशान अब भी मौजूद था। जामिन की निगाह इस निशान पर ठहर गई। जाने क्यों इसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठी। वह कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर बेख्तियार हाथ बढ़ाकर इसके गाल को छुआ। कोमल फौरन जाग गई।
اس کی آنکھیں کھلی تو سامنے زامن کو دیکھ کر وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور چادر اپنے قریب کھینچ لی۔ آپ یہاں کیسے آئے؟ زامن نے اسے دیکھتے ہوئے بے نیازی سے کہا، یہ میرا بھی کمرہ ہے کومل، کیا اب اندر آنے کے لیے تم سے اجازت لینی پڑے گی؟ کومل نے چند لمحے سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، آپ کی پہلی بیوی کو برا لگے گا، کل کی طرح اگر وہ دوبارہ آ گئی تو پھر شاید مجھے قصوروار ٹھہرا دے گی کہ میں نے اسے کچھ کہا یا اس پر ہاتھ اٹھایا۔ زامن کے چہرے پر سختی آئی۔ میں نے نوشین کو سمجھا دیا، دوبارہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کومل کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی اتر آئی۔ 3 سال پہلے اگر آپ نے خود کو سمجھا لیا ہوتا تو آج یہ سب دیکھنے کی نوبت ہی نہ آتی۔ زامن کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا جبڑا تھام لیا۔ بار بار 3 سال پہلے کی بات کیوں کرتی ہو؟ میں تمہیں پہلے دن سمجھا چکا ہوں کہ ہمارے درمیان اب کچھ بھی ویسا نہیں ہے جیسا 3 سال پہلے تھا۔ کومل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اسے نظریں نہیں چھوڑائیں۔ آپ مجھے یاد نہ دلانے کا حکم دیتی ہیں، مگر خود ہر بات کا الزام اسی ماضی پر رکھتے ہیں۔ آخر اس ماضی میں ایسا کیا ہوا تھا جس نے آپ کو مجھ سے اتنا نفرت کرنے پر مجبور کر دیا؟ زامن نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا۔ میں تم سے محبت نہیں کرتا کومل۔ اس نے دانت بھینچ کر کہا، یہ بات جتنی جلدی سمجھ لو اتنا بہتر ہے۔ میں تمہیں یہاں کسی محبت کے رشتے میں واپس نہیں لایا۔ کومل نے تلخی سے مسکرانے کی کوشش کی، مگر آنکھوں سے آنسو بہہ نکلا۔ محبت تو دور کی بات ہے زامن صاحب، مجھے تو لگتا ہے میری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ کی بیوی خود مجھے رکھیل کہتی ہے۔ آپ بھی بار بار یاد دلاتے ہیں کہ مجھے 20 لاکھ کے بدلے یہاں لایا گیا۔ پھر میں کس حق سے آپ کو روکوں؟ زامن خاموش رہا۔ کومل نے چادر کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ لیکن ایک بات ضرور کہوں گی، کسی چیز کو صرف اس لیے سچ نہیں مان لینا چاہیے کہ وہ ہمیں اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دے رہی ہے۔ کبھی کبھی سامنے رکھا ہوا منظر پوری حقیقت نہیں ہوتا، اس کے پیچھے ایسے پہلو چھپے ہوتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ زامن کی نگاہ ان کے چہرے پر جم گئی۔ فی الحال میں کسی پہلو پر غور نہیں کرنا چاہتا، مجھے صرف اپنی شدت تم پر انڈیلنی ہے، تمہیں اس بات کا احساس دلانا ہے کہ تم اس گھر میں کس لیے لائی گئی ہو۔ یہ کہتے وہ اس کی سانسیں قید کر گیا تھا۔ وہ بری طرح چھٹپٹائی تھی اور اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ ممکن نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ وہ اس کی سانسیں تنگ کرنا شروع ہو گیا تھا۔ چند ہی لمحے بعد وہ اپنا آپ اس پر چھوڑ کر مکمل نڈھال ہو چکی تھی، اور وہ دھیرے دھیرے اپنی ہر حد پار کر کے اس کے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ رات قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی گئی تھی، اور اس رات کی تنہائی میں دو وجود ایک ہو گئے تھے۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ واش روم سے گرتے پانی کی مدھم آواز نے کومل کی نیند توڑی تو اس نے بوجھل پلکیں کھولی۔ چند لمحوں تک وہ چھت کو دیکھتی رہی، پھر رات کی دھندلی یادیں ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں اترنے لگیں۔ زامن کا کمرے میں آنا، اس کا پاس بیٹھنا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار دکھائی دینے والا وہ عجیب سی بے چینی، اور پھر اس کی قربت۔ کومل نے بے اختیار چادر اپنے سینے تک کھینچ لی۔ رات کے آخری پہر تک وہ خود بھی نہیں جان پائی کہ کب خوف، تھکن اور الجھن کے درمیان اس کی آنکھ لگ گئی۔ وہ بھی پوری طرح سنبھلی بھی نہیں تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ نوشین اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی کومل کے دل میں انجانی سی گھبراہٹ اٹھی۔ وہ فوراً بیڈ پر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نوشین نے کمرے میں نظر دوڑائی اور سرد لہجے میں پوچھا، زامن کہاں ہے؟ کیا وہ یہاں ہے؟ کومل نے اس کی طرف دیکھا، پھر بے ساختہ بولی، نظر تو نہیں آ رہی، لیکن آپ یہاں مجھے تنگ کرنے آئی ہیں تو بہتر ہے واپس چلی جائیں۔ نوشین کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ آئی۔ تنگ تو میں نے تمہیں 3 سال پہلے ہی کر دیا تھا کومل، اب تو تمہیں ختم کرنے آئی ہوں۔ کومل کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نوشین آہستہ آہستہ اس کے قریب آئی۔ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہوئی تھی۔ 3 سال پہلے تمہارا قصہ ختم کر دیتی تو آج تمہاری یہ شکل دوبارہ دیکھنے کی نوبت نہ آتی۔ کومل نے حیرت سے اسے دیکھا، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ صاف صاف بات کرو۔ نوشین نے کچھ لمحے سے گھوڑا جیسے فیصلہ کر رہی ہو کہ راز ابھی کھولنا ہے یا نہیں۔ پھر ہلکی سی ہنسی اس کے لبوں پر آئی۔ تمہیں آج ایک راز بتاتی ہوں، ویسے میرا ارادہ نہیں تھا،
लेकिन शायद अब वक्त आ गया कि तुम जान लो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कैसे हुई थी। तुम्हें आज तक यही लगता रहा है ना कि जामिन ने तुम्हें 3 साल पहले ही छोड़ दिया था। कोमल का दिल जोर से धड़का। हाँ, क्योंकि इसने खुद मुझे छोड़ा था। नौशीन की हंसी गहरी हो गई। नहीं कोमल, जामिल ने तुम्हें नहीं छोड़ा था, मैंने तुम दोनों को अलग किया था। कोमल की आंखें फैल गईं। तुम? हाँ मैं। नौशीन ने फातिहाना अंदाज में कहा। और तुम्हें मालूम है मैंने एक खेल किसके साथ मिलकर खेला था? तुम्हारे कजन जमील के साथ। कोमल जैसे पत्थर की हो गई। जमील? नहीं, ये नहीं हो सकता। वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरे लिए छोटे भाइयों जैसा है। बस यही बात तो मेरे काम आई थी। नौशीन ने फौरन जवाब दिया। तुम हमेशा जामिन से कहती थी ना कि जमील तुम्हारे भाइयों जैसा है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं था कि मैं इस बात को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करूंगी। तुम्हें याद है जामिन को तुम्हारा और जमील का साथ उठना बैठना कितना नापसंद था। मैंने इसी कमजोरी को पकड़ा। कोमल के होंठ खुश्क हो गए। तुम झूठ बोल रही हो। झूठ? नौशीन ने तंजी अंदाज में कहा। फिर सुनो हकीकत। जमील दुबई अपने बल पर नहीं गया था, मैंने इसे भेजा था। मैंने इसे अपने मंसूबे का हिस्सा बनाया। तुम दोनों की कुछ तस्वीरें मैंने हासिल की। इन्हें इस तरह एडिट करवाया कि देखने वाले को ये लगे कि तुम दोनों के दरमियान वो रिश्ता है जो तुम हमेशा झुठलाती रही थी। फिर वो तस्वीरें जामिन तक पहुंची। कोमल की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, नौशीन बोलती रही, तस्वीरों के बाद भी जामिन के दिल में तुम्हारे लिए थोड़ी सी गुंजाइश बाकी थी, तो मैंने वो भी खत्म कर दी। तुम जमील से फोन पर जो बातें करती थी, मैंने इनकी रिकॉर्डिंग्स हासिल की, आवाजों को जोड़ा, जुमलों को तोड़ा और एक ऐसी गुफ्तगू बना दी जो तुमने कभी की नहीं थी। कोमल ने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या था इसमें? नौशीन इसके बिल्कुल सामने आकर रुक गई। यही कि तुम जामिन से सिर्फ इसलिए शादी करना चाहती हो क्योंकि वो अमीर है। ये कि जैसे ही तुम्हारी कोई बेहतर मर्द मिलेगा तुम इसे छोड़ दोगी, यहाँ तक कि शादी के बाद भी तलाक लेकर चली जाओगी और कभी इसके औलाद पैदा नहीं करोगी। कोमल ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। इसके जिस्म में जैसे जान बाकी न रही हो। नहीं नहीं, ये झूठ है। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। जामिन जानता था कि मैं। इसकी आवाज टूट गई। नौशीन ने तल्खी से कहा, जामिन ने वही माना जो मैंने इसे दिखाया। इसे तुम्हारे खिलाफ गुस्सा दिलाने के लिए मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए था और मैंने वो मौका जाया नहीं किया। अगले दिन इसने तुमसे रिश्ता खत्म कर दिया और मेरे साथ शादी का ऐलान कर दिया। कोमल ने सर झटका। जमील ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे खानदान का हिस्सा है। मुझे धोखा नहीं दे सकता। नौशीन हंस पड़ी। तुम अब भी इस जमील पर यकीन कर रही हो जिससे तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद करने में मेरा साथ दिया? तुम्हें वाकई बहुत देर से समझ आती है कोमल। कोमल की आंखों से आंसू मुसलसल बह रहे थे। कोमल ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया। या अल्लाह, तो 3 साल से वो जिस बात से नफरत करता रहा वो सब। अचानक वॉशरूम का दरवाजा खुला। नौशीन की आवाज वही रुक गई। इसने बेख्तियार पलट कर देखा। दरवाजे पर जामिन पाशा खड़ा था। चेहरा स्पाट था मगर आंखों में ऐसी सख्ती थी कि नौशीन के जिस्म से जैसे सारा खून खिंच गया। इसके हाथ से दुपट्टे का किनारा छूट गया। वो एक कदम पीछे हटी। जामिन एक झटके से आगे बढ़ा और नौशीन का बाजू अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसकी आंखों में ऐसा गुस्सा था जिसे देखकर नौशीन के चेहरे का रंग उड़ गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा नौशीन। इसकी आवाज भारी थी मगर हर लफ्ज के अंदर बरसों का जहर घुला हुआ था। तुमने मेरे साथ इतना बड़ा खेल खेला। तुम्हें जरा भी अंदाजा है तुम्हारी वजह से मैंने ये 3 साल किस अजियत में गुजारे हैं? नौशीन ने घबरा कर इसका हाथ छुड़ाने की कोशिश की। जामिन मेरी बात सुनो। मैं क्या सुनूं? वो धाड़ा कि तुमने मेरी आंखों के सामने झूठ रखा है। ये कि जिस लड़की को मैं 3 साल तक बेवफा समझता रहा वो बेकसूर थी। इसने कोमल की तरफ देखा। वो अब भी बेड के किनारे बैठी थी। आंसू इसके गालों पर मुसलसल बह रहे थे और जैसे वो खुद भी अभी तक इस हकीकत को समझने की कोशिश कर रही हो। जामिन की नजरें इस पर ठहरी तो लहजा अचानक टूट गया। ये लड़की, इसने आहिस्ता से कहा, ये मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है, मेरा जुनून है। तुमने मुझे इससे दूर किया था। तुमने मेरे हाथों से मेरी अपनी जिंदगी छीनी थी। नौशीन की आंखों में खौफ उतर आया। नहीं जामिन, खुदा की कसम
मैं सब झूठ बोल रही थी। मैं सिर्फ इसे तंग करने के लिए कह रही थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तुम गलत समझ रहे हो। जामिन तल्खी से हंसा। अब याद आया झूठ था। इसने इसका बाजू छोड़ने की बजाय मजीद मजबूती से पकड़ लिया। मुझे पहले ही शक हो गया था तुम पर, इसलिए मैंने दूसरी शादी का फैसला किया था। मैं देखना चाहता था कि तुम मेरे साथ इतनी मीठी क्यों बनती हो। तुम्हारे बाप ने जब तुम्हारी शादी मुझसे सिर्फ दौलत और फायदे के लिए की थी तो तुमने कभी मेरे खिलाफ एक लफ्ज क्यों नहीं कहा। मैंने सोचा शायद तुम वाकई मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर आज समझ आया कि तुम सिर्फ एक मकसद के लिए मेरे साथ थी। तुम्हें अपना रुतबा चाहिए था, अपना इख्तियार चाहिए था, और इसके लिए तुम किसी भी हद तक जा सकती थी। नौशीन की आंखों से आंसू बह निकले। जामिन, मेरी बात सुनो। मैं सब समझ सकती हूँ। अब क्या समझाओगी। वो इसे अपने साथ घसीटता हुआ दरवाजे की तरफ ले गया। नौशीन लड़खड़ाती हुई इसके साथ चलती रही। जामिन, मेरा हाथ छोड़ो, मेरी बात सुनो। तुम्हारी पूरी हकीकत मालूम नहीं। हकीकत? वो पलटा। आज से ज्यादा हकीकत कभी नहीं देखी मैंने। वो इसे लाउंज तक ले आया और पूरी कुव्वत से आवाज लगाई, अम्मी, बाबा, कहाँ हैं आप लोग, बाहर आइए। इसकी आवाज पूरे मेंशन में गूंज गई। चंद ही लम्हों बाद शुमाइल साहब और निगत बेगम घबराए हुए बाहर आए। शुमाइल साहब की नजर नौशीन के बाजू पर पड़ी तो वो फौरन आगे बढ़े। जामिन, ये क्या बदतमीजी है, छोड़ो इसे। जामिन ने इनकी तरफ देखा। बाबा, आज आप मेरी बात दरमियान में मत रोकें। आज अगर मैं खामोश हो गया तो शायद दोबारा कभी अपने आप को माफ न कर सकूं। निगत बेगम ने परेशान होकर पूछा, बेटा आखिर हुआ क्या है, तुम इस कदर गुस्से में क्यों हो। जामिन की हंसी में कर्ब था। आपको याद है ना, 3 साल पहले मैं किस हालत में था। मैं अपने आप को खत्म करने के करीब पहुंच गया था। आप सबने मुझे संभाला था, मगर किसी को मालूम नहीं था कि मैं ऐसा क्यों हो गया हूं। शुमाइल साहब खामोश हो गए। जामिन ने नौशीन की तरफ उंगली उठाई। मैं एक लड़की से मोहब्बत करता था, इसे अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता था, मैं इसके साथ घर बसाना चाहता था। लेकिन इस औरत ने ऐसी साजिश रची कि हम दोनों हमेशा के लिए अलग हो गए। इसने मुझे झूठी तस्वीरें दिखाई, झूठी आवेजें सुनाई, मेरे दिल में अपनी मोहब्बत के खिलाफ जहर भरा और फिर खुद मेरी जिंदगी में आ गई। निगत बेगम ने बेयकीनी से नौशीन को देखा। नौशीन। नौशीन ने रोते हुए सर हिलाया। अम्मी, मेरी बात सुने। जामिन ने फौरन बात काट दी। अभी ये मुझे कुछ नहीं समझाएगी। इसने अपनी जुबान से सब कुछ कबूल किया है। मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल इसके झूठ की सजा में गुजारे हैं। 3 साल? इसकी आवाज आखिरी लफ्ज पर टूट गई। निगत बेगम ने आगे बढ़कर इसके बाजू को छूना चाहा। बेटा बैठो, हम सब सुकून से बात करते हैं। इतने जज्बाती मत हो। जामिन ने सर हिला दिया। मैं जज्बाती नहीं हो रहा अम्मी, मैं पहली बार फैसला कर रहा हूँ और शायद यही वो वक्त है जब मुझे अपनी जिंदगी के साथ इंसाफ करना चाहिए। इसने नौशीन की तरफ देखा। तुम समझती थी तुम्हारा ये सच सारी जिंदगी मेरे सामने छुपा रहेगा। तुमने गलत समझा। आज तुमने खुद अपने हाथों से वो पर्दा हटा दिया जिसके पीछे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हुई। नौशीन ने रोते हुए हाथ जोड़ दिए। जामिन, मुझे एक मौका दे दो। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए बहुत कुछ किया था। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जामिन की आंखों में सर्दी उतर आई। ये फैसला तुम्हारा नहीं है। वो चंद लम्हे खामोश रहा, फिर निहायत वाज़ेह आवाज में बोला, मैं जामिन शुमाइल खानजादा अपने पूरे होशो हवास में तुम्हें तलाक देता हूँ। नौशीन जैसे पत्थर की हो गई। जामिन ने दोबारा कहा, तलाक देता हूँ। फिर तीसरी बार इसके अल्फाज गूंजे, तलाक देता हूँ। खत्म हुआ हमारा रिश्ता। नौशीन के कदम लड़खड़ा गए। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कर चुका हूँ। जामिन, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है और मैंने तुम्हारे झूठ की कीमत 3 साल दे दी है। अब हिसाब बराबर समझो। नौशीन रोते हुए बोली, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। जामिन ने बेहद थके हुए लहजे में जवाब दिया, अब छोड़ूंगा मैं नहीं। वक्त तुम्हें खुद सिखाएगा कि किसी की जिंदगी बर्बाद करने का अंजाम क्या होता है। और मेरे साथ साथ कोमल और इसके घर वालों से जो कुछ तुमने किया इसका हिसाब भी देना होगा। नौशीन ने नफरत से इसे देखा, फिर आंसू पूंछते हुए पलटी। दरवाजे तक पहुंचकर इसने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हें इस फैसले पर पछताना होगा।
जामिन मैं तुम्हें कभी सुकून से नहीं रहने दूंगी। वो ये कहकर बाहर निकल गई। दरवाजा बंद हुआ तो लाउंज में ऐसी खामोशी छा गई जैसे सब लोग अभी अभी गुजरे तूफान का मलबा देख रहे हों। शुमाइल साहब आहिस्ता से अपने बेटे के करीब आए, इसके कंधे पर हाथ रखा। जामिन ने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, फिर जैसे बरसों से सीने में दफन दुख को मजीद रोक ना सका, वो झुककर अपने बाप के सीने से लग गया। इसके कंधे हिल रहे थे। शुमाइल साहब ने खामोशी से इसकी पीठ थपथपाई। निगत बेगम चंद कदम दूर खड़ी अपने बेटे को देखती रही। इनके लिए जामिन आज पहली बार वो ताकतवर मर्द नहीं था जिसके सामने सब खामोश हो जाते थे। वो सिर्फ एक ऐसा बेटा था जिसके दिल को 3 साल पहले तोड़ा गया था और जिसे आज जाकर मालूम हुआ था कि इसके जख्म की वजह मोहब्बत की बेवफाई नहीं, किसी और की साजिश थी। और ऊपर कमरे में खड़ी कोमल ने इसे सब सुना तो इसके आंसू फिर बह निकले, मगर इस बार इन आंसू में सिर्फ दर्द नहीं था। 3 साल बाद पहली मर्तबा से लगा था कि शायद इसकी मोहब्बत को आखिरकार अपनी सच्चाई साबित करने के लिए किसी गवाह की जरूरत नहीं रहेगी। रात की तारीकी हर सू फैली हुई थी। कमरे का दरवाजा खुला। कोमल बेचैनी से बिस्तर पर बैठी हुई थी। सुबह से इसके इंतजार करते करते इसकी आंखें दरवाजे पर लगी हुई थीं। जामिन अंदर दाखिल हुआ तो वो फौरन खड़ी हो गई और इसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, आप ठीक है? मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। आपने कुछ खाया भी है? जामिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके चेहरे पर ऐसी थकन थी जो सिर्फ एक दिन की नहीं, 3 बरस की थी। कोमल ने इसके करीब आकर धीरे से पूछा, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जामिन ने इसका हाथ थामा, इसे अपने साथ बेड पर बिठाया और अगले लम्हे इसे अपनी तरफ खींचकर अपनी रान पर बिठा लिया। कोमल चौंक गई, मगर वो कुछ कहती इससे पहले जामिन ने अपना चेहरा इसकी गर्दन में छुपा लिया। इसके कंधे हिल रहे थे। कोमल बिल्कुल खामोश हो गई। वो शख्स जिसे इसने हमेशा मजबूत देखा था आज इसके सामने टूटा हुआ था। चंद लम्हे बाद इसकी भरी हुई आवाज सुनाई दी, कोमल मैं बहुत थक गया हूँ। कोमल की आंखें भी नम हो गईं। इसने इसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेरा। अब मजीद मत रोए, जो होना था हो गया। जामिन ने चेहरा उठाया, आंखों में नमी थी। तुम्हें मालूम है मैंने ये 3 साल कैसे गुजारे? हर रात मुझे यही लगता था कि मैंने तुम्हें खो दिया। मैं तुमसे नफरत करने की कोशिश करता रहा, मगर जितना नफरत करना चाहता था इतना ही तुम याद आती थी। कोमल ने इसके आंसू अपने हाथ की पुछ से साफ किए। बस अब तो इन बातों को खत्म करें। कैसे खत्म कर दूं? इसकी आवाज फिर भर आई। मुझे आज भी समझ नहीं आता कि अल्लाह ने हमें इतनी देर तक क्यों जुदा रखा। मैं तुम्हें हलाल रिश्ते में अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहता था कोमल, फिर हमारे दरमियान ये 3 साल क्यों आए? कोमल ने नरमी से कहा, शायद ये भी एक आजमाइश थी। हर जुदाई सजा नहीं होती जामिन। बाज जुदाइयां इंसान को इस शख्स की कदर से खाने आती हैं जैसे वो अपनी जिंदगी में मामूल समझ बैठा होता है। जामिन खामोशी से इसे देखता रहा। कोमल ने इसके हाथ अपने हाथों में ले लिए। सोचिए अगर 3 साल पहले हमारी शादी हो जाती, शायद हम एक दूसरे को इतना ना समझ पाते। शायद हमें लगता कि मोहब्बत तो है ही, फिर इसकी कदर करने की क्या जरूरत है। मगर अब इसने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हम जानते हैं कि एक दूसरे के बगैर रहना कैसा होता है। अब शायद हम एक दूसरे को कभी मामूली नहीं समझेंगे। जामिन की आंखों में फिर आंसू आ गए। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? कोमल खामोश रही। वो बोला, मैंने तुम पर यकीन नहीं किया। मैंने दूसरों की बातों को सच मान लिया। तुम एक बार भी वजाहत का मौका नहीं दिया। तुम पर इल्जाम लगाया तो मैं छोड़ दिया, और फिर जब तुम मेरी जिंदगी में वापस आई तो तुम्हें हर कदम पर तकलीफ दी। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ कोमल, तुम चाहो तो मुझे कभी माफ मत करना। कोमल ने सर हिलाया, मैंने आपको माफ कर दिया। जामिन ने बेयकीनी से इसे देखा। इतनी आसानी से? कोमल की आंखें भर आईं। आसानी से नहीं, बहुत रोकर, बहुत टूटकर, बहुत कुछ सह कर, लेकिन आखिर में मुझे यही समझ आया कि अगर मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ तो आपकी ये गलती को अपनी पूरी जिंदगी की सजा नहीं बना सकती। जामिन ने इसका हाथ अपने होंठों से लगा लिया। आज तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। कोमल ने नसें झुका ली। अगर मोहब्बत ना होती तो शायद इतना इंतजार भी ना करती। जामिन ने इसे अपने सीने से लगा लिया। कोमल भी इसके गले लग गई। आप मेरे लिए सब कुछ हैं, इसने मध्यम आवाज ने कहा। बस अब
کبھی مجھ پر یقین کرنے سے پہلے کسی اور کی بات مت سننا۔ ضامن نے آنکھیں بند کر لی۔ اب کبھی نہیں۔ اب اگر پوری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہو جائے تو میں سب سے پہلے تمہاری آنکھوں میں سچ تلاش کروں گا۔ کومل نے اس کے سینے سے لگے لگے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی۔ 3 سال کی جدائی، غلط فہمیاں، الزام اور آنسو اس ایک لمحے میں جیسے پیچھے رہ گئے تھے۔ شاید محبت کا سب سے خوبصورت امتحان یہی تھا کہ دونوں ایک دوسرے کو کھو کر بھی دل سے جدا نہ ہو سکیں، اور جب دوبارہ ملیں تو انہیں معلوم ہو کہ سچی محبت صرف ساتھ رہنے کا نام نہیں ہے، ایک دوسرے پر یقین کرنے، غلطیوں کو معاف کرنے اور آزمائش کے بعد بھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے رکھنے کا نام ہے۔